दोस्तों, आज की कहानी है जब बेटी को चढ़ा प्रेम का जोश, माँ बेटी में हुई बहस। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रजनीगंधा की बड़ी डालियों को माली ने अजीब तरीके से काट छाँट दिया था। उन्हें सजाने में मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी। बिट्टी ने अपने झबरे बालों को झटका कर एक बार उन डालियों से झाँका, फिर हंसकर पूछा, माँ क्यों इतनी परेशान हो रही हो? अरे प्रभाकर और सुरेश ही तो आ रहे हैं। वे तो अक्सर आते ही रहते हैं, रोज और आज में फर्क है। अपनी गुड़िया सी लाडली बिटिया को मैंने प्यार से झिड़का। एक तो कुछ करना धरना नहीं, उस पर लेक्चर पिलाने आ गई। आज उन दोनों को हमने बुलाया है। बिट्टी ने हाँ में सिर हिलाया और हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। अजीब लड़की है। हफ्ता भर पहले तो लगता था यह बिट्टी नहीं, गंभीरता का मुखौटा चढ़ाए उसकी कोई प्रतिमा है। खोई खोई आंखें और परेशान चेहरा मुझे राजदार बनाते ही मानो उसकी उदासी कपूर की तरह उड़ गई और वही मस्ती उसकी रंगों में फिर से समा गई। माँ, तुम अनुभवी हो। मैंने तुम्हें ही सबसे करीब पाया है। जो निर्णय तुम्हारा होगा वही मेरा भी होगा। मेरे सामने दो रास्ते हैं, मेरा मार्गदर्शन करो। फिर आश्वासन देने पर वह मुस्कुरा दी, परंतु उसे तसल्ली देने के बाद मेरे अंदर जो तूफान उठा उससे वह अनजान थी। अपनी बेटी के मन में उठती लपटों को मैंने सहज ही जान लिया था, तभी तो उस दिन उसे पकड़ लिया। कई दिनों से बिट्टी सुस्त दिख रही थी, खोई खोई सी आंखें और चेहरे पर विषाद की रेखाएं। मैं उसे देखते ही समझ गई थी कि जरूर कोई बात है जो वह अपने दिल में बिठाए हुए है। लेकिन मैं चाहती थी कि बिट्टी हमेशा की तरह स्वयं ही मुझे बताए। उस दिन शाम को जब वह कॉलेज से लौटी तो रोज की अपेक्षा ज़्यादा ही उदास दिखी। उसे चाय का प्याला थमाकर जब मैं लौटने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और रोने लगी। बचपन से ही बिट्टी का स्वभाव बहुत हंसमुख और चंचल था। बात बात में ठहाके लगाने वाली बिट्टी जब भी उदास होती या उसकी मासूम आंखें आंसुओं से डबडबाती तो मैं विचलित हो उठती। बिट्टी के सिवा मेरा और था ही कौन? पति से मानसिक रूप से दूर मैं बिट्टी को जितना अपने पास करती वह उतनी ही मेरे करीब आती गई और सारी बातों की जानकारी मुझे देती रहती। वह जानती थी कि उसकी खुशी में ही मेरी खुशी झलकती है। इसी कारण उसके मन की उठती व्यथा से वही नहीं, मैं भी विचलित हो उठी। सुरेश हमारे बगल वाले फ्लैट में ही रहता था। बचपन से बिट्टी और सुरेश साथ साथ खेलते आए थे। दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। उसकी माँ मुझे मानती थी। मेरे पति योगेश को तो अपने व्यापार से ही फुर्सत नहीं थी, पर मैं फुर्सत के कुछ पल जरूर उनके साथ बिता लेती। सुरेश बेहद सीधा साधा, अपने आप में खोया रहने वाला लड़का था। लेकिन बिट्टी मस्त लड़की थी। बिट्टी का रोना कुछ कम हुआ तो मैंने पूछ लिया, आजकल सुरेश क्यों नहीं आता? वह बिट्टी की मनम आंखें उलझ सी गई। बताना, प्रभाकर अक्सर मुझे दिखता है, सुरेश क्यों नहीं? मेरा शक सही था। बिट्टी की उदासी का कारण उसके मन का भटकाव ही था। माँ, वह मुझसे कटा कटा रहता है क्यों? वह समझता है मैं प्रभाकर से प्रेम करती हूँ। और तू? मैंने उसी से प्रश्न कर दिया। मैं खुद नहीं जानती कि मैं किसे चाहती हूँ। जब प्रभाकर के पास होती हूँ तो सुरेश की कमी महसूस होती है, लेकिन जब सुरेश से बातें करती हूँ तो प्रभाकर की चाहत मन में उठती है। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? किसे अपना जीवन साथी चुनो? कहकर वह मुझसे लिपट गई। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और सोचने लगी कि कैसा ज़माना आ गया है। प्रेम तो एक से ही होता है। प्रेम या जीवन साथी चुनने का अधिकार उसे मेरे विश्वास ने दिया था। सुरेश उसके बचपन का मित्र था। दोनों एक दूसरे की कमियों को भी जानते थे। जबकि प्रभाकर ने 2 वर्ष पूर्व उसके जीवन में प्रवेश किया था। बिट्टी बीएड कर रही थी और हम उसका विवाह शीघ्र ही कर देना चाहते थे, लेकिन वह स्वयं नहीं समझ पा रही थी कि उसका पति कौन हो सकता है, वह किससे प्रेम करती है और किसे अपनाए। परंतु मैं जानती थी निश्चित रूप से वह प्रेम पूर्ण रूप से किसी एक को ही करती है।
दूसरे से महज दोस्ती है। वह नहीं जानती कि वह किसे चाहती है, परंतु निश्चित ही किसी का एक का पड़ला भारी होगा। वह किसका है, मुझे यही देखना था। रात में बिट्टी पढ़ते पढ़ते सो गई तो उसे चादर उड़ाकर मैं भी बगल के बिस्तर पर लेट गई। योगेश 2 दिनों से बाहर गए हुए थे। बिट्टी उनकी भी बेटी थी, लेकिन मैं जानती थी यदि वो यहाँ होते तो मैं भी बिट्टी के भविष्य से ज़्यादा अपने व्यापार को लेकर ही चिंतित होते। कभी कभी मैं समझ नहीं पाती कि उन्हें बेटी या पत्नी से ज़्यादा काम क्यों प्यारा है। बिस्तर पर लेटकर रोजाना की तरह मैंने कुछ पढ़ना चाहा, परंतु एक ही शब्द पल्ले ना पड़ा। घूम फिर कर दिमाग पीछे की तरफ दौड़ने लगता। मैं हर बार उसे खींचकर बाहर लाती और वह हर बार बेशर्मों की तरह मुझे अतीत की तरह खींच लेता। अपने अतीत के अध्याय को तो मैं जाने कब का बंद कर चुकी थी, परंतु बिट्टी के मासूम चेहरे को देखते हुए मैं अपने को अतीत में जाने से न रोक सकी। जब मैं भी बिट्टी की उम्र की थी तब मुझे भी यह रोग हो गया था। हाँ, तब वह रोग ही था। विशेष रूप से हमारे परिवार में तो प्रेम कैंसर से कम खतरनाक नहीं था। तब ना तो मेरी माँ इतनी साहिर थी जो मेरा फैसला मेरे हक में सुना देती, न ही पिता इतने उदासीन थे कि मेरी पसंद से उन्हें कुछ लेना देना ही होता। तब घर की देहरी पर ज़्यादा देर खड़ा होना बुआ या दादी की नज़रों में बहुत बड़ा गुनाह मान लिया जाता था। किसी लड़के से बात करना तो दूर, किसी लड़की के घर भी भाई को लेकर जाना पड़ता, चाहे भाई छोटा ही क्यों ना हो। हजारों बंदिशें थी, परंतु जवानी कहाँ किसी के बाधे बधी है। मेरा अल्हड़ मन आखिर प्रेम से पीड़ित हो ही गया। मैं बड़ी माँ के घर गई हुई थी, सुमिंत से वहीं मुलाकात हुई थी और मेरा मन प्रेम की पुकार कर बैठा, परंतु बचपन से मिले संस्कारों ने मेरे होठों का साथ नहीं दिया। सुमंत के प्रणय निवेदन को माँ और परिवार के अन्य लोगों ने निष्ठुरता से ठुकरा दिया। फिर 1 वर्ष के अंदर ही मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी गई जो था तो छोटा सा व्यापारी, पर जिसका ध्येय भविष्य में बड़ा आदमी बनने का था। इसके लिए मेरे पति ने व्यापार में हर रास्ता अपनाया। मेरी गोद में बिट्टी को डालकर वे अस्वस्थ हो दिन रात व्यापार की उन्नति के सपने देखते। प्रेम से पराजित मेरा तप्त हृदय पति के प्यार और समर्पण का भूखा था। उनके निस्वार्थ स्पर्श से शायद मैं पहले प्रेम को भूलकर उनकी सच्ची सहचरी बनती, पर व्यापार के बीच मेरा बोलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे याद नहीं व्यापारिक पार्टी के अलावा वे मुझे कभी नहीं अपने साथ ले गए हो, लेकिन घर और बिट्टी के बारे में सारे फैसले मेरे होते। उन्हें इसके लिए अवकाश ही न था। बिट्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी से मेरे अतीत की पुस्तक फड़फड़ाती रही। अतीत का अध्याय सारी रात चलता रहा, क्योंकि उसके समाप्त होने तक पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया था। दूसरे दिन से मैं बिट्टी के विषय में चौकन्नी हो गई। प्रभाकर का फोन आते ही मैं सतर्क हो जाती। बिट्टी का उससे बात करने का ढंगवा चाहकना देखती, घंटी की आवाज़ ही उसका भागना देखती। एक दिन सुरेश ने कहा, चाची जी देखिएगा, एक दिन मैं प्रशासनिक सेवा में आकर रहूँगा। माँ का एक बड़ा सपना पूरा होगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे, बहुत आगे। उसके ये वाक्य मेरे लिए नए थे, परंतु अब मैं उन्हें भी तोलने लगी। प्रभाकर से बिट्टी की मुलाकात उसके एक मित्र की शादी में हुई थी। उस दिन पहली बार बिट्टी जिद करके मुझसे साड़ी बंधवा कर गई थी और बालों में बेड़ी लगाई थी। उस दिन सुरेश साक्षात्कार देने के लिए इलाहाबाद गया हुआ था। बिट्टी अपनी एक मित्र के साथ थी और उसी के साथ वापस भी आना था। मैं सोच रही थी कि सुरेश होता तो उसे भेजकर बिट्टी को बुलवा सकती थी। उसके आने में काफ़ी देर हो गई थी। मैं बेहद घबरा गई। फ़ोन मिलाया तो घंटी बजती रही, किसी ने उठाया ही नहीं। लेकिन शीघ्र ही फ़ोन आ गया था कि बिट्टी रात को वहीं रुक जाएगी। दूसरे दिन जब बिट्टी लौटी तो उदास सी थी। मैंने सोचा सहेली से बिछुड़ने का दर्द होगा। 2 दिन वह शांत रही, फिर मुझे बताया, माँ वहाँ मुझे प्रभाकर मिला था। वह कौन है? मैंने प्रश्न किया। मीता के भाई का दोस्त, फोटो खींच रहा था।
मेरे भी बहुत सारे फोटो खींचे। क्यों? माँ वह कहता था कि मैं उसे अच्छी लग रही हूँ। तुमने उसे पास आने का अवसर दिया होगा। मैंने उसे गहराई से देखा नहीं। हम लोग डांस कर रहे थे, तभी बीच में वह आया और मुझे ऐसा कहकर चला गया। मैंने उसे आश्वस्त किया कि कुछ लड़के अपना प्रभाव जमाने के लिए बेबाक हरकत करते हैं। फिर शादी वगैरह में तो दूल्हे के मित्र और दुल्हन की सहेलियों की नोकझोंक चलती ही रहती है। परंतु 2 दिनों बाद ही प्रभाकर हमारे घर आ गया। उसने मुझसे भी बातें की और बिट्टी से भी। मैंने लक्ष्य किया कि बिट्टी उससे कम समय में ही खुल गई है। फिर तो प्रभाकर अक्सर ही मेरे सामने ही आता और मुझसे तथा बिट्टी से बतिया कर चला जाता। बिट्टी के कॉलेज के और मित्र भी आते थे। इस कारण प्रभाकर का आना भी मुझे बुरा नहीं लगा। जिस दिन बिट्टी उसके साथ शीतल पेय या कॉफ़ी पीकर आती, मुझे बता देती। एक आध बार वह अपने भाई को लेकर भी आया था। इस दौरान शायद बिट्टी सुरेश को कुछ भूल सी गई। सुरेश भी पढ़ाई में व्यस्त था। फिर प्रभाकर की भी परीक्षा आ गई और वह भी व्यस्त हो गया। बिट्टी अपनी पढ़ाई में लगी थी।